am Dr. Rahul Kaushik, and today we are going to cover another topic, which is ICH guidelines for stability testing of herbal drugs part 2. In our previous lecture we have covered the definitions of drug stability, what drug stability is, और उसके साथ साथ हर्बल ड्रग्स हमने पढ़े कि कितने प्रकार के हर्बल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हैं या फिर क्वांटिफाइड एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हैं या ऑन द बेसिस ऑफ द बायोमार्कर विच इज़ प्रेजेंट इन दैम। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम चीज़ों को क्वांटिफाइड लेबलिंग करके बेचते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि क्या ज़रूरत है ड्रग स्टेबिलिटी पढ़ने की और कैसे ICH ने अपने जो डिफरेंट जोन्स हैं, पूरी जो ग्लोब है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, और उसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के वो हम लोगों ने देखे। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज थोड़ा और पढ़ते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक बार रिवाइज करें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज़। हम देख सकते हैं कि टू सेलेक्ट द एडुकेट फॉर्मुलेशन, आपको जो फॉर्मुलेशन है एडुकेट बने, आपकी फॉर्मुलेशन सिरप की फॉर्म में आए या फिर टैबलेट की फॉर्म में आए या कैप्सूल की फॉर्म में आए, आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी फॉर्मुलेशन है वो एडुकेट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एडुकेट है, और जितने टाइम तक वो बनने के बाद कस्टमर तक पहुँचे, पेशेंट तक पहुँचे, उतने टाइम तक उसकी जो पोटेंसी है, उस ड्रग की जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है आपके एक्टिव मॉइटी की, वो बनी रहे। तो ये सब चीज़ हम इंश्योर करते हैं यूजिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ योर ड्रग। इसके अलावा हम इसको शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए या स्टोरेज कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी ड्रग को इतने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, तो वो पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप स्टेबिलिटी स्टडीज़ करिए। स्टेबिलिटी स्टडीज से आपको आइडिया आ जाएगा कि किन किन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का आपके ड्रग के ऊपर इफेक्ट होता है, और उसी हिसाब से आप उन फैक्टर्स को या तो आप ओमिट कर दीजिए या उनको ओमिट तो नहीं कर सकते एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, लेकिन अपनी ड्रग को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी ड्रग अपनी पूरी शेल्फ लाइफ तक पोटेंट रह सके। और उसके साथ साथ आप स्टोरेज कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं लेबल पे कि दिस प्रोडक्ट इज़, सपोज आपका प्रोडक्ट, आपकी ड्रग जो है वो सनलाइट में ख़राब हो जाती है या फिर उसको मॉइस्चर से कुछ प्रॉब्लम है, हाइग्रोस्कोपिक आपकी ड्रग मटेरियल, तो आप लेबल पे लिख सकते हो कि इट शुड बी स्टोर्ड अंडर ड्राई प्लेस, इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड इन ओपन एयर। ऐसे करके आप अगर उस पर लेबल पे लिखेंगे तो वो भी जो गाइडलाइंस है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको स्टेबिलिटी गाइडलाइंस या स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बाद ही मिलती है। इसके अलावा जो आप शेल्फ लाइफ क्लेम करोगे, उस शेल्फ लाइफ को, अपने प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट आप क्लेम करोगे उसको भी आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, या हम ये वेरीफाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी स्टडी करके कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो केमिकल कांस्टेंट हैं उससे आपकी ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो मेडिकामेंट मेन जो मोइटी है आपकी, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कोई नहीं होता। अगर इफेक्ट होता भी है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मुलेशंस को या फार्मूला को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ करने के बाद ही पता चलती हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ICH है, ICH ने पूरी ग्लोब को 5 भागों में बांट दिया है, 1, 2, 3 और 4, ऐसे करके उन्होंने भाग में बांट दिया है। तो क्लाइमेटिक जोन 1, यहाँ पे टेम्परेट वाले एरिया आते हैं, यहाँ पे ये जो पोल्स पे रहते हैं लोग, कंट्रीज पोल्स के नज़दीक हैं, जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम होगा, नॉर्दर्न यूरोप हो गया और US हो गया। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो कंडीशंस आपको मेंटेन करनी होंगी वो यहाँ पे मेंशन है। तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा क्लाइमेटिक जोन 2 देखें तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन रीजन आ जाता है, जहाँ पे जापान और सदर्न यूरोप का एरिया आता है। यहाँ पे जो आपकी जो लॉन्ग टर्म स्टडी की कंडीशंस हैं वो 25 डिग्री टेम्परेचर है और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा क्लाइमेटिक जोन 3 में आता है, जहाँ पे हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं वो 30 डिग्री टेम्परेचर पे 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कैरी आउट करते हैं।
इसके अलावा जो क्लाइमेटिक जोन 4 है, क्लाइमेटिक जोन 4 में दो भाग में बांटा हुआ है, ए और बी। क्लाइमेटिक जोन ए जो है यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पे आपका ईरान और इजिप्ट आता है। वहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडीज़ करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं वो 30 डिग्री टेम्परेचर एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके अलावा जो फिफ्थ जोन है विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेटिक जोन 4B, जहाँ पे हॉट एंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि ब्राज़ील हुआ, सिंगापुर हुआ। वहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से 30 डिग्री टेम्परेचर और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम अपने ड्रग की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड्स हम लोगों ने देखने हैं कि किस तरह की स्टेबिलिटी स्टडी हम लोगों ने हमको करनी है, या जब हम अपने डिज़ायर फॉर्म फाइल करते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये हमारी ड्रग है, उस समय पे हम वहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमने इस ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग किस मेथड से की है। हमने एक्सेलरेटेड टेस्टिंग फॉलो की है, या हमने लॉन्ग टर्म या जिसको हम रियल टाइम टेस्टिंग कहते हैं वो फॉलो की है, या फिर इंटरमीडिएट टेस्टिंग फॉलो की है, या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग फॉलो की है, या फोर्स डिग्रेडेशन टेस्टिंग फॉलो की है। तो ये हमें ये एक आइडिया देता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है किन कंडीशंस में खरा उतरता है। अब अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन की बात करें, एक्सेलरेटेड टेस्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम हाई टेम्परेचर में रखते हैं, हाई ह्यूमिडिटी में रखते हैं। हाई टेम्परेचर करीब 40 डिग्री टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी करीब 75 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और लाइट में भी उसको एक्सपोज करते हैं। इसके साथ साथ इन कंडीशंस में जो हम सैम्पलिंग करते हैं टेस्ट करने के लिए कि भाई केमिकल कांस्टेंट के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ, उसके अंदर फाइटोकेमिकल जोन के ऊपर कितना असर पड़ा, कम हुए या ज़्यादा हुए, तो वो सैम्पलिंग जब हम करते हैं टेस्ट करने के लिए, वो हम तीसरे और छठे महीने में करते हैं, ठीक है। 3rd और 6th मंथ में हम लोग सैंपल लेते हैं और उनको चेक करते हैं, उनकी चेक करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का या मेडिकामेंट का कम हुआ या ज़्यादा हुआ। इसके अलावा रियल टाइम टेस्टिंग होती है, रियल टाइम जिसको हम लॉन्ग टर्म टेस्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी जो ड्रग है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखते हैं अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन में हम 25 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तक हम मेंटेन करते हैं, और 35 से लेकर 75% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग मैनेज करते हैं। एंड दैट वेरिएशन इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक जोन। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिफरेंट जो रियल टाइम टेस्टिंग कंडीशंस है वो हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो सैम्पलिंग होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका प्लान है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे सैम्पलिंग होती है आपके तीसरे महीने में, छठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने में, 18वें महीने में, 24वें महीने में और 36वें महीने। पूरा 3 साल में आपको यहाँ पे सैम्पलिंग करनी होती है और चेक करना होता है कि आपके मेडिकामेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, आपके ड्रग की जो यूनिफॉर्मिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया। आपने सपोज इमल्शन बनाया है, इमल्शन टूट तो नहीं गया है, आपने सिरप बनाया उसकी रेंसिडिटी तो नहीं होगी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी होती हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट टेस्टिंग आप अगर करना चाहते हैं इंटरमीडिएट जो टेस्टिंग है, इट इज़ कंडक्टेड व्हेन एक्सेलरेटेड स्टडीज़ फेल। जनरली हम लोग एक्सेलरेटेड स्टडीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम कम लगता है और सैम्पलिंग के लिए भी हमें 2 ही सैंपल लेने होते हैं, और मोस्टली इंडस्ट्रीज यही फॉलो करते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर वो फेल हो जाए, उस केस में हम लोग इंटरमीडिएट टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेटेड स्टडीज जो है वो फेल हो जाती हैं। यहाँ पे हम ड्रग को 25 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के लिए 25 डिग्री पे हम यहाँ पे स्टोर करते हैं और चेक करते हैं कि उसके जो आपका ड्रग है, जो एक्टिव मेडिकामेंट है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया है। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग हम लोग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आपके ड्रग के ऊपर हुआ है। यहाँ पे हम अपने ड्रग को एक्सपोज करते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे एंड अबव 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर के अंदर हम देखेंगे कि ये स्ट्रेस जैसी कंडीशन हो जाती है किसी भी ड्रग के लिए, किसी भी मेडिकामेंट के लिए। इवन इंसान के लिए भी स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगी अगर इतनी ह्यूमिडिटी और इतना टेम्परेचर होगा। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन स्ट्रेस टेस्टिंग। इसके अलावा एक फोर्स डिग्रेडेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग इट इज़ परफॉर्म टू प्रोवाइड इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी असेसमेंट ऑफ ड्रग।
तो ड्रग की कैपेसिटी है कि कितने टाइम तक वो मेडिकामेंट को मतलब इंटैक्ट फॉर्म में स्टोर कर सकती है, वो हम यहाँ पे फोर्स डिग्रेडेशन टेस्टिंग में जांचते हैं और यहाँ पे पता लगाते हैं। तो ये 5 तरह के डिफरेंट जो आपकी टेस्टिंग टाइप्स हैं, ये हम इनमें से कोई भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के स्पेसिफिक ड्रग्स के हिसाब से भी हम इन कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं। फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट स्टेबिलिटी स्टडीज़, जैसे हमने टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की कि कब कब हम उससे सैंपल को लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एसोलेटेड अगर स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं हम, तो जो एसोलेटेड कंडीशन है 40 डिग्री ±2 डिग्री टेम्परेचर और 75 ±5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इनकी जो सैम्पलिंग होगी ये 0, बिल्कुल जब आप सैंपल रखोगे तब चेक करके रखोगे, पहले महीने पे, दूसरे महीने पे, तीसरे महीने पे और छठे महीने पे, ये 5 सैंपल आप लोगे टेस्टिंग के लिए, जिससे कि आप पता लगाओगे कि आपकी ड्रग के ऊपर या उसके एक्टिव कांस्टेंट के ऊपर या उसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उन पे क्या असर पड़ता है। वैसे ही इंटरमीडिएट कंडीशंस में अगर स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हो, जहाँ पे 30 डिग्री ±2 डिग्री टेम्परेचर और 65 ±5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे जो सैम्पलिंग होगी वो 0 महीने पे, 3 महीने पे, छठे महीने पे, 9वें महीने पे, 12 महीने पे, 18वां, 26वां और 36वें महीने पे हम लोग करेंगे, और उस समय पे हम कंडीशंस देखेंगे कि क्या असर पड़ता है आपके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। वहीं अगर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में देखो, तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में 25 ±2 डिग्री टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं और 6 ±5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे जो सैम्पलिंग होती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, करीब करीब 5 साल तक हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 12 सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं रिगार्डिंग चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मुलेशन और चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. These, as far as the herbal drugs are considered, these guidelines on stability testing for herbal drug substances and related finished products are well established for chemically defined substance. ये जो guidelines है chemically defined substance के लिए बहुत अच्छे से established हैं, लेकिन जो हर्बल ड्रग्स होती हैं जहाँ पे कॉम्पोजिशन का कुछ पता ही नहीं है, अननोन होता है, उस केस में ये थोड़ा सा मतलब इनको ज़्यादा सटीकता से काम नहीं कर पाती। तो उनके केस में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस अगर रिलीज़ करें, या फिर हम देख सकते हैं जैसे हर्बल ड्रग्स जो हैं दे शुड ओनली बी टेस्टेड एट 25% टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी विद नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेलरेटेड और इंटरमीडिएट टेस्टिंग। तो यहाँ पे एक जो एक रियल टाइम टेस्टिंग यहाँ पे हम लोग मतलब प्रिस्क्राइब की गई हैं, हालांकि उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आता स्टेबिलिटी टेस्टिंग का। हर्बल ड्रग में स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गाइडलाइंस जो है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं, क्योंकि जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, जो कि आपके हर्बल ड्रग में मौजूद है। फिर हम देख सकते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे थे जैसे, तो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं जो आपके हर्बल ड्रग में प्रेजेंट है हर्बल मेडिसिनल प्लांट में, दे कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मोस्ट ऑफ मार्कर्स एंड देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आर अननोन। और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमें पता नहीं होता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंज एक चैलेंज की तरह है आपके टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स। इसके अलावा कुछ हर्बल कंपाउंड्स जो हैं दे आर अनस्टेबल, जैसे वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है वो अनस्टेबल होते हैं, जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे तो वहाँ पे कंटेंट बचेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में भी हमें ए सेट ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज क्वालिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर। तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हमें टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी हम केमिकल कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करके उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं वो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का उस केमिकल कांस्टेंट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। तो ये भी बड़ा चैलेंज है केमिकल कांस्टेंट्स के ऊपर। इन कंबाइंड फॉर्मुलेशंस हम लोग देखते हैं, जैसे डिफरेंट फॉर्मुलेशन आपने देखी तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, और वो कंपोनेंट जब हम डिटेक्ट करते हैं एनालिसिस जब हम करते हैं HPLC या TLC से, तो वो एक दूसरे में इंटरफेरेंस कॉज करते हैं। तो ये भी एक you can say it is a limitation of stability testing guidelines
in herbal drug analysis. बैच सिलेक्शन एंड टेस्टिंग कंडीशन अगर हम देखें तो फॉर्मल स्टेबिलिटी स्टडी अगर हमें करनी है तो इट इज शुड बी कंडक्टेड ऑन एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैच, जो हम प्राइमरी बैच बनाते हैं करीब करीब 3 प्राइमरी बैच पे हम ये टेस्टिंग कैरी आउट करें. स्टेबिलिटी परफॉर्म्ड ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कंटेनर साइज टिल ब्रैकेटिंग. तो सपोज आपने 2 फॉर्मुलेशन बनाई है, 250 mg की पैरासीटामोल और 500 mg की पैरासीटामोल, या कोई टैबलेट बनाई है हर्बल टैबलेट 250 mg की और 500 mg की, तो आपको हर के लिए एक अलग टेस्टिंग करनी होगी. ठीक है. इसके अलावा जो ऑनगोइंग स्टडीज़ हैं, ऑनगोइंग स्टेबिलिटी स्टडी हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हैव टू बी टेस्टेड एट लीस्ट 1 बैच अ ईयर. ऐसा नहीं कि आपने एक बार ड्रग बनाई और उसको टेस्ट करके रख दिया, स्टेबिलिटी चल रही है, ऐसा नहीं है. आपको जितने भी बैच आप बनाओगे एटलीस्ट हर साल एक बैच को तो आप स्टेबिलिटी स्टडी उसकी करोगे, जिससे कि आप इंश्योर कर सको कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी यूनिफॉर्म है. इसके अलावा व्हेनेवर अप्रोप्रिएट बल्क प्रोडक्ट आल्सो बी टेस्टेड, अप्लाइज टू एवरी डोसेज फॉर्म एंड पैकेजिंग साइज एंड टाइप. ऐसा नहीं कि आपने जो है टैबलेट का चेक कर लिया, उसी के कैप्सूल बनाया उसका चेक नहीं किया, आपको सब का करना है. एवरी डोसेज फॉर्म और एवरी पैकेज साइज की आपको स्टेबिलिटी स्टडीज करनी होगी. अगर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की बात करें तो ऑन एटलीस्ट 3 बैचेस इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस. जो नेचुरल कंडीशन है 25 डिग्री टेम्परेचर की ±60 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, उन कंडीशंस में आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ कैरी आउट करनी होंगे. ठीक है. और कम से कम 3 बैचेस के ऊपर आपको ये कंडीशंस, ये जो आपकी टेस्टिंग है वो आपको परफॉर्म करनी होगी. फिर बात आती है कि कौन से पैरामीटर्स हम लोगों को चेक करने होंगे. हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं हर इंटरवल पे. जब हम सैंपल लेते हैं तो क्या चेक करेंगे वहाँ पे, तो ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस हम लोग करते हैं, फिजिको केमिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं. ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि हम देखते हैं ड्रग का ओडर कैसा है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसमें क्या कोई चेंज आया है, वो भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. इसके अलावा फिजिको केमिकल जो एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं, पीएच डिटरमाइन करते हैं. सपोज हमने सिरप बनाया है, कोई हर्बल सिरप बनाया है, उसमें पीएच में तो वेरिएशन नहीं हो रहा, उसकी एसिडिटी तो नहीं बढ़ रही, उसकी एसिडिटी कम तो नहीं हो रही. इसके अलावा एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितना है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है अपॉन स्टोरेज, तो वो भी हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ आवर स्टेबिलिटी स्टडीज़. हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी ड्रग के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दीज पैरामीटर्स. ऐश वैल्यू हम देखेंगे, एसिड इनसॉल्युबल ऐश एंड टोटल ऐश हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आपकी ड्रग के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है या कोई इनऑर्गेनिक कंटेंट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी चेक करने के लिए हम लोग ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ऐश वैल्यू और एसिड इनसॉल्युबल ऐश और टोटल ऐश, वो हम परफॉर्म करेंगे. इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वाटर और ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. तो ऐसा तो नहीं है कोई मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया या कम हो गया, कम हो जाएगा तो वो ड्रग जो है रफ हो जाएगी, उसमें ब्रेकेज हो जाएगा. सपोज टैबलेट में मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ तो उसके ऊपर ग्रूव्स बन जाएंगे, उसमें दरारें आ जाएंगी शेप में, या अगर ज़्यादा है तो वो चिपचिपा हो जाएगा, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इसके अलावा कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग करते हैं. जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स देख सकते हैं. जैसे कि टर्मरिक का अगर हमारे पास सैंपल है तो टर्मरिक, जैसे हमने कोई सैंपल दिखाया था कि भाई इट शुड कंटेन 95% ऑफ कुरकुमिन, तो हम यहाँ पे उस कुरकुमिन को बायोमार्कर बना के चेक कर सकते हैं कि ये जो कुरकुमिन की कंसंट्रेशन 95 थी वो थ्रू आउट 3 ईयर्स, अगर सपोज सेल्फ लाइफ उसके 3 साल है तो 3 साल के दौरान उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 95% रही या उससे बढ़ी या घटी, तो ये चेक हम वहाँ पे कर सकते हैं. इसके अलावा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो टोटल एल्कलॉइडल कंटेंट या टोटल फिनोलिक कंटेंट को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अपॉन स्टोरेज जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं या एल्कलॉइडल कंटेंट है वो भी वेरी कर जाते हैं. तो वेरी करते हैं, कितने करते हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज में है नहीं है, वो सब हम डिटरमाइन यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस से कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक रेफरेंस भी रखा होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सके अपनी फॉर्मुलेशन को. वी शुड हैव अ रेफरेंस टू कंपेयर हर्बल फॉर्मुलेशन.
इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है फिंगर प्रिंटिंग प्रोफाइल। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, हर फिंगरप्रिंट अलग होगा, वैसे ही हर एक फॉर्मुलेशन का फिंगरप्रिंट अलग होगा। सपोज आपका कोई फॉर्मुलेशन है ए, और उस ए फॉर्मुलेशन में आपने जब HPTLC किया तो फिंगरप्रिंट आया ऐसे, डिफरेंट कलर के बैंड्स आए डिफरेंट RF वैल्यू पे, तो उसका फिंगरप्रिंट हो गया। सपोज आप हर टाइम पे 0 टाइम पे आपने लिया तो आपको ये ग्राफ मिला, ठीक है, पहले मंथ में लिया आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा करते करते आप देखोगे कि अगर थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा, तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके ड्रग के अंदर कोई केमिकल कन्वर्जन ज़्यादा नहीं हुआ। अगर केमिकल कन्वर्जन कोई हुआ होगा तो आप देख सकते हो ये जो बैंड हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, या तो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, या इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये डार्क बैंड हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी ड्रग के अंदर, आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल माइक्रोबियल काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर माइक्रोबियल काउंट बढ़ा या घटा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनअप्रोप्रिएट स्टोरेज की वजह से आपकी जो ड्रग है, जो फॉर्मुलेशन है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। अब अगर आपने उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अच्छे से कंडीशन में रखा हुआ है, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ आप मैनेज कर सकते हो कि वो ज़्यादा ना बढ़े। हर बार जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि सपोज आप 0 महीने पे कोई दिक्कत नहीं थी, 2 महीने पे नहीं थी, 6 महीने पे नहीं थी, 8वें महीने पे नहीं थी, 12वें महीने पे नहीं थी। सपोज जैसे 13वां महीना आया तो आपको लगा कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगी, तो इसका मतलब ये है कि 13 मंथ के बाद शायद इसमें कुछ ऐसा हुआ है, या तो एक्सपोज हुआ या फिर ऑटोमेटिकली इसमें सेल्फ जनरेटेड कुछ मॉइस्चर हुआ जिसकी वजह से ये डेटोरेशन स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ आपको स्टेबिलिटी गाइडलाइंस से या स्टेबिलिटी स्टडीज से आसानी से मिल सकती है। फिर स्पेशल कंडीशंस टू टेक इनटू अकाउंट। अगर हम हर्बल ड्रग एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो ICH कहता है कि लिमिट ऑफ SA ऑफ ±5% ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू शैल बी अप्लाइड टू स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट और ड्रग्स with low marker concentration, the range shall be widened up to 10% और even higher। तो यहाँ पे हर्बल ड्रग में 5% प्लस माइनस अलाउ किया गया है कि इतना वेरिएशन आपके केमिकल कंपोजिशन में या और सारे लिमिट्स में आ सकता है। अगर केमिकल कॉन्स्टेंट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में, उस केस में ये जो लिमिट है ये ±10% तक भी जा सकती है या उससे आगे भी जा सकती है, क्योंकि हर्बल ड्रग में बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बायो कन्वर्जन्स होते हैं जिनको आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, नेचुरल वेरिएशन इन मार्कर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्योंकि आपने देखा हो कि एक ड्रग जो उत्तर प्रदेश में उगती है और एक ड्रग जो जम्मू में उगती है, दोनों के केमिकल कॉन्स्टेंट्स अलग अलग होंगे, दोनों की परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट अलग होगी। तो उस चीज़ को जो जोग्राफिकल वेरिएशन आता है, जोग्राफी की वजह से जो वेरिएशन आता है, नेचुरल कंडीशन की वजह से जो वेरिएशन आता है केमिकल कंपोजिशन में, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा सिंस मार्कर कंटेंट कैन नॉट बी डिफाइंड टू अ स्पेसिफिक लेवल, जैसे कि हमने देख ही लिया कि स्पीसीज टू स्पीसीज और ज्योग्राफी के हिसाब से एक ही ड्रग में केमिकल कॉन्स्टेंट की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, उनके बायोमार्कर्स की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो उसको भी एक लिमिट दी गई है कि 95 to 105% और 90 to 110% फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल लिमिट में आता है। इसके अलावा जो एनालिटिकल मार्कर होता है, एनालिटिकल मार्कर इज स्टेबल इन हर्बल सब्सटेंसेस, जैसे कि मोनोग्राफ कहते हैं, एंड इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स बट अनस्टेबल इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। जनरली हमारी जो हर्ब है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म में ही होती है। हम उसको अगर उसमें तो आपका केमिकल कांस्टेंट या मार्कर स्टेबल हो सकता है, लेकिन जब आप उसी ड्रग का अरिस्ट बना लोगे या उसी ड्रग का आप सिरप बना लोगे या कोई और लिक्विड डोसेज फॉर्म बना लोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फाइटोकेमिकल है, सपोज कुरकुमिन की अगर बात करें, कुरकुमिन का अगर सिरप बना लोगे तो उसकी स्टेबिलिटी शायद उसकी जो परसेंटेज है उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट होती है अगर हम उसका दूसरा डोसेज फॉर्म बना लेते हैं, नेचुरल फॉर्म से अलग कर देते हैं। तो ये भी एक मैटर है जो आपको कंसर्न में रखना चाहिए जब हम बात करते हैं हर्बल ड्रग्स की, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी गाइडलाइंस के बारे में। इसके अलावा प्रोटोकॉल है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, हमें क्या क्या करना होगा, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ बैच एंड सैंपल्स प्रॉपर होना चाहिए आपका,
टेस्ट एट्रीब्यूट्स जो हमें चेक करने हैं, एश वैल्यू करनी है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू करनी है, या फिंगरप्रिंटिंग करनी है, या फिर जो आपका HPLC एनालिसिस करनी है, वो सब हमें क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर उनके डिफाइंड होने चाहिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कौन सी लिमिट में है, +-5 में है, +-10 में है, वो पता होना चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस और स्टोरेज पीरियड आपको पता होना चाहिए। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने अंतराल में आप टेस्ट का सैंपल लोगे, वो पता होना चाहिए। सैम्पलिंग प्लान कैसा है, कौन सैंपल ले रहा है, कब कब सैंपल ले रहा है। कंटेनर क्लोजर सिस्टम, जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो उसका क्लोजर कैसा है, बंद करने की लीड कैसी है, वो ध्यान में रखना चाहिए। इवेल्युएशन प्रॉपर होना चाहिए और स्टेटमेंट लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि आपकी ड्रग जो है वो जो उसकी गाइडलाइंस है, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, वो आपने फॉलो की हुई हैं। इसके अलावा अगर देखें समरी हम देखें इसकी, तो हर्बल ड्रग्स के ऊपर बहुत सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल जनरली हम लोग करते हैं। तो like all other drugs, they have to fulfill the legal requirement with regard to quality, including stability testing. Due to their natural origin, the analytical of all type of extract is challenged by a complex matrix requiring a complex sample preparation, and there are generally no difference between specification set up for herbal medicinal product and chemically defined API, whereas स्पेशल नेचर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमें यहाँ स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए हर्बल ड्रग्स के केस में। इन मैनी केसेस कॉन्स्टेंट हैव अ लो कंसंट्रेशन, जो हम देख चुके हैं कि लो मार्कर कंसंट्रेशन है, तो उस केस में हमें जो लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैव ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that clearly differentiate them from chemically defined medicinal product, and thereby specific stability guidelines needed to be established. ICH को भी स्पेशल गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए, जो कि रीजन टू रीजन वेरी करेंगी, विच विल कवर पर्टिकुलर आस्पेक्ट्स दैट एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड जनरल गाइडलाइंस डू नॉट फॉलो। जो अभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है वो उनको भी कवर करे। ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो दिक्कतें एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में आ रही है उन सबको वो मेक ओवर करे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट योर ICH guidelines on stability of herbal medicinal plant. In our next lecture, we will be going to cover intellectual property rights, patents, biopiracy and bioprospecting. Thank you so much.